हेलो स्टूडेंट्स, 12th के सभी स्टूडेंट्स का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, उसका एक प्रकार हमने पढ़ लिया था नियंत्रित। आज उसका दूसरा टाइप पढ़ेंगे अनियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया, ये दूसरा टाइप है विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया का, अनियंत्रित। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया हमने पिछली क्लास में पढ़ ली है, जिसका एग्जाम्पल भी मैंने लिखाया था नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्टी। अब जो अनियंत्रित है, तो अनियंत्रित शब्द से समझ में आ जाता है कि ये जो विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया चलेगी वो अनकंट्रोल तरीके से चलेगी, कोई कंट्रोल नहीं है उस पर अपना। यानी एक बार अगर अभिक्रिया श्रृंखला के रूप में चालू हो गई तो तब तक चलेगी जब तक संपूर्ण यूरेनियम पदार्थ समाप्त नहीं हो जाता। और चूंकि अपन पहले इस चीज़ पे डिस्कस कर चुके हैं कि एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में मान लो यूरेनियम ले लिया, उसमें बहुत सारी संख्या में नाभिक हैं, परमाणु हैं, और अगर उसमें विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया हमने चालू कर दी, और वो कौन से तरीके की है, अनियंत्रित। जैसे मैंने कल इससे पिछली क्लास में तुमको पुनरुत्पादन गुणांक में लिखाया था K > 1 वाली स्थिति थी, जिसमें क्या होता है, हर पीढ़ी पर विखंडन योग्य न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। नियंत्रित में तो क्या होता है, जिसमें परमाणु भट्टी मैंने एग्जाम्पल बताया, उसमें हम न्यूट्रॉनों की संख्या को बीच बीच में एब्जॉर्ब करा लेते हैं, जिससे उनकी संख्या नियत बनी रहती है। ज़्यादा संख्या में विखंडन नहीं होते तो वो नियंत्रित हो जाती है। लेकिन अगर न्यूट्रॉनों की संख्या को नियंत्रित नहीं किया जाए, ऐसा कोई हमने सिस्टम नहीं लगाया कि वो कंट्रोल हो सकें, तो फिर सारे न्यूट्रॉन जो विखंडन योग्य हैं वो आगे सभी नाभिकों का विखंडन करेंगे। अगली पीढ़ी में दर पीढ़ी दर वो संख्या बढ़ती जाती है। हम इस चीज़ पे डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो पहले 9, 27, 81, तो जब न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी लगातार, तो विखंडित होने वाले नाभिकों की संख्या भी बढ़ेगी। यानी जो श्रृंखला अभिक्रिया बहुत तेज़ी से संपन्न होगी, धड़ाधड़ नाभिकों को क्या होगा, विखंडन होगा। और उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए उसका नाम क्या होगा, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होगी, कल्पना कीजिए कितनी भयंकर हो सकती है। क्योंकि जब एक नाभिक के विखंडन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है, 1 ग्राम की भी अपन कैलकुलेट कर चुके हैं पहले पिछली क्लास में, तो इतने सारे पदार्थ में अगर अचानक से तेज़ी से कोई श्रृंखला अभिक्रिया संपन्न हो जाए बहुत तेज़ी से, तो उसकी, जैसे अपन एक प्रैक्टिकली देखते हैं, पटाखों की लड़ी चलाते हैं। मान लो कोई 200-250 पटाखों की लड़ी है, एक पटाखे में तुमने आग लगा दी, उसकी चिंगारी दूसरे पटाखे में, दूसरे की 10 में, 10 की 20 में, 20 की 30 में, तो धड़ाधड़ जब पटाखे चलते हैं तो कितना सारा धुआं इकट्ठा हो जाता है। ये तो प्रैक्टिकली करके देखा होगा ना तुमने। इतना सारा धुआं के आसपास के 2, 4, 5, 10 मकान दिखाई नहीं देंगे। उनकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा हो कि आसपास कोई व्यक्ति खड़ा हो, कोई सामान खड़ा हो, स्कूटर, मोटरसाइकिल, उनमें आग लग सकती है, फट सकते हैं, हाथ जल सकता है, आदमी मर सकता है, 2-4 आदमी खड़े हों। तो वो किसकी वजह से, क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकली है। अब पटाखे में निकलने वाली ऊर्जा तो बहुत मामूली सी है, इसमें जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा है। अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, एक ही नाभिक के विखंडन से कितनी ऊर्जा निकलती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बहुत सारा पदार्थ हमने ले लिया, आधा किलोग्राम या 1 किलोग्राम ले लिया। 1 किलोग्राम में कितने सारे परमाणु हैं, पहले बताया भी था, 6.02 × 10⁻23 / 235, तो 1 ग्राम में होता है। किलोग्राम अगर तुमने ले लिया तो 1000 से गुणा और कर दो। इतने सारे परमाणुओं का जब विखंडन होगा, सब फटेंगे, तो कितनी सारी ऊर्जा एक साथ प्रोड्यूस होगी। और जब इतनी ऊर्जा प्रोड्यूस होगी, उत्पन्न होगी, तो उसका विकराल रूप, खतरनाक रूप, विध्वंस रूप होगा। बहुत ज़्यादा प्रचंड विस्फोट के रूप में वो ऊर्जा मुक्त होगी, और वो विनाश कर सकती है जहाँ भी वो श्रृंखला अभिक्रिया अपन संपन्न कराएंगे। इसलिए इसका एग्जाम्पल है परमाणु बम।
नाम सुना होगा तुमने। अब तुम कहीं सोचो कि बाज़ार में जाके ख़रीदने पहुंच जाओ कि परमाणु बम है कि दुकान पे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये यूरेनियम से बनेगा। यूरेनियम या प्लूटोनियम 239 का यूज़ होता है। जैसे परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में हमने यूज़ किया यूरेनियम या प्लूटोनियम, तो वैसे ही परमाणु बम भी उन्हीं का होना है, क्योंकि यूरेनियम नाभिकों का ही विखंडन करना है हमें। तो परमाणु बम में अनलिमिटेड अनकंट्रोल तरीके से श्रृंखला अभिक्रिया चलेगी। तो उसका विस्फोट के रूप में प्रचंड नाभिकीय ऊर्जा जब मुक्त होगी तो वो विनाश का कारण बन सकती है। पहले तुम हिस्ट्री में पढ़ भी चुके हो, परमाणु बम का इस्तेमाल एक बार किया जा चुका है जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पड़ा है 1945 में। इतना विनाश हुआ कि अगले 20-25 साल तक वहाँ वनस्पति पैदा नहीं हुई, पेड़ पौधे नहीं उगे। लोग अगर वहाँ रहने पहुँचे तो उनकी संतानें विकलांग पैदा हुई। कितने खतरनाक इसके प्रभाव देख सकते हो 25 साल बाद तक। तो सोचो उस समय क्या कल्पना करोगे। मतलब तुम कहीं बैठे हो और परमाणु बम गिरा दिया जाए तो ये अनुमान लगाने के लिए भी समय नहीं होगा कि क्या हुआ, कुछ पता नहीं है, इतना खतरनाक रूप है। हमारे भी देश में परीक्षण हो चुके हैं परमाणु के 2 बार। पोखरण परीक्षण पड़ा है, वो परमाणु बम परीक्षण ही है। तो इसमें बहुत सीक्रेटली इसको एक्टिवेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम बाज़ार में जाके परमाणु बम खरीद लाओ। वो सूतड़ी बम ला सकते हो, तुम चाहो तो दिवाली में पटाखा चलाने के लिए। वो सूतड़ी से बना है, इसलिए उसका नाम क्या है, सूतड़ी बम। सूतड़ी लगी रहती है बम में, और अंदर केवल सामान्य विस्फोटक पदार्थ होता है जिसको हम बहुत बड़ा बम मान लेते हैं। वो बम वो कुछ नहीं है, इसके सामने कुछ भी नहीं है। इसमें नाभिकीय कौन सी अभिक्रिया होनी है, अनियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया होनी है। अनलिमिटेड तरीके से लगातार श्रृंखला के रूप में नाभिकों का विखंडन होगा, जिसके फलस्वरूप बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रचंड विस्फोट के रूप में प्राप्त होगी। तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि किस तरह से इसको तैयार करते हैं, तो मैं एक सामान्य रूप बता रहा हूँ। हालांकि ये कोई वैसा नहीं है कि तुम इसको देख के तुम परमाणु बम खुद बनाने की सोचो कि मैं ही बना लूँ साहब, ऐसा नहीं है। ये बहुत सीक्रेट मिशन होता है। यूरेनियम भी इतनी आसानी से नहीं मिलता कि पंसारी की दुकान पे जाके चूर्ण की तरह तुम चौक साहब 100 ग्राम यूरेनियम देना, ऐसा नहीं है। उसको एक विशेष जगह पे मिलता है, उसको सीक्रेटली काम में लिया जाता है। तो ये एक बीच में साइक्लोन टाइप का ये होता है, इसमें विखंडन योग्य न्यूट्रॉन ऑलरेडी उपलब्ध होते हैं। यहाँ पे ये क्या है, विखंडन योग्य न्यूट्रॉन है, यानी जो यूरेनियम नाभिकों का विखंडन कर सकें, ऐसे ही न्यूट्रॉन इसमें ऑलरेडी उपस्थित होते हैं। और इसके बाहर एक गोलाकार कवर के रूप में TNT जो विस्फोटक पदार्थ है, पहले भी बताया था मैंने, ट्राई नाइट्रो टोलुइन जो होता है, उसकी सहायता से इसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम 239, यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 के बहुत सारे पिंड लगा देंगे, क्योंकि बहुत सारी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करनी होती है। अब जितना बड़ा बम बनाना है उतने ही सारे पिंड लगा सकते हैं इसमें। ये आवश्यकता के अनुसार है, कितनी क्षमता वाला बनाना है तुमको यूरेनियम, उतनी मात्रा में अपन यहाँ यूरेनियम के पिंड ले सकते हैं। अब ये जो यूरेनियम या प्लूटोनियम के पिंड हम अरेंज कर रहे हैं, वो सब क्रांतिक द्रव्यमान से कम द्रव्यमान के हैं। क्या हैं, क्रांतिक द्रव्यमान से कम द्रव्यमान के हैं सब। क्योंकि सामान्य स्थिति में हमें इसमें विस्फोट नहीं कराना है, थोड़ी बनाते विस्फोट कर दे, जो बना रहा उसी के विस्फोट हो जाए, मर जाए पहले ही। ये तो आवश्यकता जब पड़ेगी तभी हम इसका यूज़ करेंगे। तो ये हमने यूरेनियम या प्लूटोनियम के बहुत सारे पिंड अरेंज कर दिए, और भी लगा सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार हैं। इन सबका द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से कम है। तो ये क्या है तुम्हारे, यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 के क्रांतिक द्रव्यमान से
कम द्रव्यमान के पिंड क्रांतिक द्रव्यमान से कम द्रव्यमान के पिंड हैं। इनको काय की सहायता से अरेंज किया है ट्राई नाइट्रोटोलुइन। तो इनके चारों तरफ विस्फोटक पदार्थ जो होता है TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन की सहायता से इसको अरेंज कर देते हैं। ये हमने लगाए हुए हैं यहाँ पे TNT यानी कि ट्राई नाइट्रोटोलुइन हमने यहाँ पे अरेंज कर दिए हैं। ठीक है, ये हमने क्या है TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन अरेंज किए हुए हैं। ये क्या है TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन। अब ये परमाणु बम का एक बेसिक रूप है, इस तरह से बना के इसको एक्टिव करना होता है। अब यहाँ क्रांतिक द्रव्यमान से कम द्रव्यमान के पिंड क्यों लिए अपन ने? क्योंकि मैंने पहले तुमको क्रांतिक द्रव्यमान की डेफिनेशन बताई थी पिछली क्लास में। क्रांतिक द्रव्यमान वो द्रव्यमान है जिससे कम द्रव्यमान के पिंड में श्रृंखला अभिक्रिया चलेगी नहीं, और उससे ज़्यादा द्रव्यमान का हुआ तो ही श्रृंखला अभिक्रिया संपन्न हो सकती है। तो यहाँ पे हमने क्रांतिक द्रव्यमान से कम द्रव्यमान का पिंड इसलिए लिया कि ऐसा नहीं हो कि पहले ही बनाते समय इनमें रिएक्शन चालू हो जाए, श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित हो जाए और जो बना रहा है वही फट जाए। ऐसा थोड़ी करना है, जो बना है वही थोड़ी फटेगा। तो कभी भविष्य में काम में लेने के लिए बनाया, और ऐसा भी नहीं है कि युद्ध छिड़ गया जब भी बनाते जाओ और फोड़ते जाओ। ऐसा भी थोड़ी है कि साहब बनता जाए, कोई लड्डू थोड़ी बेसन का, ये बेसन सेगा बनाया लड्डू और फेंक दिया साहब, ये तुरंत थोड़ी बनने वाला है। इसको पहले से तैयार करके रखना पड़ेगा। और जब इस बम को एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट मतलब इसका जब तुम्हें कहीं किसी के ऊपर उपयोग करना है, परमाणु बम फेंकना है, तो क्या करते हैं? सबसे पहले TNT में विस्फोट करा देते हैं। क्या करेंगे? TNT जो हमने लगाया है ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ये भी विस्फोटक पदार्थ है। ये भी क्या है? विस्फोटक पदार्थ। तो सबसे पहले जब तुमको परमाणु बम एक्टिवेट करना है, यानी इसको फोड़ना है, तो TNT में विस्फोट करा दो। जैसे ही TNT में विस्फोट होगा, ये ऊपर वाली जो कवर है, लेयर, सुरक्षा कवच है इसका, ये नॉब है एक तरह से बम में नॉब करते नहीं, कभी बम फोड़ते देखा तुमने फिल्मों में? कोई देखा होगा छोटा मोटा ऐसा आम जैसा बम आता है, हरा हरा सा, और उसमें एक नॉब होती है नीचे सील, उस नॉब को न्यों खींच के और फिर फेंक देते हैं। तो वो नॉब एक्चुअल में क्या होती है? वो भी वही होती है जिससे नॉब हटने पर वो रिएक्शन चालू हो जाती है, और वो रिएक्शन विद इन 30 और 30 सेकेंड या 60 सेकेंड के बीच में हो जाती है। यानी उस नॉब को निकालने के आधा या 1 मिनट बाद वो ब्लास्ट होता है। तो ऐसे इसमें भी क्या होगा? जब अपने को एक्टिवेट करना है ये परमाणु बम, तो TNT में विस्फोट करा देंगे। जैसे ही TNT में विस्फोट होगा, ये वाला सुरक्षा कवच नॉब की तरह ये टूट जाएगा। इसके टूटते ही क्या होगा? 2 या 2 से अधिक पिंड आपस में मिलकर जुड़ जाएंगे। जो अभी अलग अलग पड़े हैं वो पिंड आपस में क्या हो गए? जुड़ गए। ये 2 जुड़ गए, ये 2 जुड़ गए, या 3 जुड़ गए, जरूरी नहीं 2 ही जुड़े, 3 जुड़ जाए, 4 जुड़ जाए। तो अगर 2 भी जुड़ गए तो इनका द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। एक पिंड का द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से कम है, लेकिन 2 का द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे ही द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से ज़्यादा हुआ, तो फिर ये श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक जो उनकी कंडीशन है वो उपलब्ध हो जाएगी। क्योंकि क्रांतिक द्रव्यमान से ज़्यादा द्रव्यमान का होने पर उसमें श्रृंखला अभिक्रिया संपन्न हो सकती है। तो जैसे ही हमने ये इसमें विस्फोट किया, ये कवच टूट गया, पिंड 2 या 2 से अधिक जुड़ गए, जुड़ने पर उनका द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा जैसे ही हुआ ये भी टूट जाएगा, और ये न्यूट्रॉन ऑलरेडी उपस्थित हैं जो विखंडन योग्य हैं, इनके द्वारा उस यूरेनियम पिंड में विखंडन की अभिक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। यानी कि श्रृंखला के रूप में विखंडन चालू हो जाएगा, और फिर उनको कंट्रोल करने वाला कोई है नहीं। जैसे परमाणु भट्टी में हमने कंट्रोल करने के लिए कैडमियम छड़ें लगाई थी, नियंत्रक छड़ों के रूप में, जिनको अंदर धकेल देने से न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उनकी संख्या घट जाती है और कंट्रोल हो जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा कंट्रोल करने वाला कोई कंट्रोलर है ही नहीं।
तो एक बार अगर विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया चालू हो गई तो वो अनियंत्रित तरीके से चलेगी, और अनियंत्रित तरीके से चलेगी तो उसमें अत्यधिक प्रचंड विस्फोट के रूप में बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलेगी। समझ गए? तो ये अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है। ठीक है, तो दो तरह की हो गई, एक नियंत्रित और एक अनियंत्रित। हाँ, अब इसके बाद देखो अपन पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। संलयन मानी क्या होता है पहले तो वो समझो। संलयन मानी होता है जुड़ना। जैसे इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा था, नाभिकीय विखंडन। विखंडन मानी टूटना, यानी एक भारी नाभिक न्यूट्रॉन की टक्कर के द्वारा दो लगभग समान द्रव्यमान के अन्य नाभिकों में टूट जाता है। जैसे यूरेनियम नाभिक टूट गया बैरियम क्रिप्टॉन के दो अन्य नाभिकों में, तो वो तो था नाभिकीय विखंडन। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, नाभिकीय संलयन की बात कर रहे हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया, तो संलयन मानी होता है जुड़ना, यानी विखंडन का अपोजिट है। विखंडन मानी टूटना, संलयन मानी जुड़ना। तो जुड़ेंगे कब, अब ये सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान से समझनी है, संलयन अभिक्रिया इतनी आसान नहीं है जितनी आसानी से अपन इसको परिभाषित कर सकते हैं या समझा सकते हैं थ्योरेटिकली। जब मैं जैसे कितनी आसानी से समझा रहा हूँ कि संलयन माने जुड़ना होता है, इतनी आसान इसको प्रोसेस को फॉलो करना या संपन्न करा पाना पॉसिबल नहीं है। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो है वो विखंडन का अपोजिट है, लेकिन संलयन के लिए क्या करना पड़ेगा, दो नाभिकों को जोड़ना है। अब चूंकि नाभिक जो होता है वो कैसा होता है, सभी परमाणुओं के नाभिक जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों का केंद्र। नाभिक वो होता है जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर्ड होते हैं, है ना। तो इसका मतलब नाभिक, न्यूट्रॉन तो खैर न्यूट्रल है, उदासीन है, लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिव है। अब दो पॉजिटिव सेंटर वाले नाभिकों को एक साथ जोड़ना कितना कठिन कार्य है। क्यों कठिन है, क्योंकि पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण। धनावेश के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण। अब प्रतिकर्षण जिनके बीच में हो रहा है, जो एक दूसरे को रिपल्स कर रहे हैं, उनको पास लाके जोड़ना असंभव प्रोसेस है कि नहीं, है ना। तो इसके लिए जटिल प्रोसेस, बहुत कठिन कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस अपनाना पड़ता है। भाई दो ऐसे नेचर वाले जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हों, एक दूसरे को देख के सुहाते नहीं हो, उनको पास में बैठाना कितना कठिन है। जिनके आपस में लड़ाई चल रही है उनको बिठाओ पास में, ला नहीं बैठेंगे, थोड़ी देर के लिए बिठा दिया फिर भाग जाएगा, ये इधर भाग जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज के सेंटर नाभिकों को जोड़ना इतना आसान प्रोसेस तो है नहीं। तो इसके लिए हमें अत्यधिक ऊर्जा, यानी नाभिक जो हैं वो तीव्र वेग से और साथ में अत्यधिक ऊर्जा, अत्यधिक गतिज ऊर्जा कह सकते हैं, अत्यधिक गतिज ऊर्जा के साथ तीव्र वेग से, यानी उन नाभिकों के पास बहुत अधिक ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा, अत्यधिक गतिज ऊर्जा और तीव्र वेग के साथ वो एक दूसरे के निकट आएँ। इनके बीच में एक दूसरे के निकट जब आएंगे, यानी दो नाभिक तीव्र वेग से गति करते हुए एक दूसरे के जब निकट आएंगे, तो उनके संलयन से एक नए नाभिक का निर्माण होगा। उनके संलयन से क्या होगा, एक नए नाभिक का निर्माण होगा। संलयन मानी क्या बताया मैंने अभी, जुड़ना। तो दो नाभिक, दो हल्के नाभिक, कैसे नाभिक लेने हमको, हल्के नाभिक। हल्के नाभिक जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, 1s2 हल्के नाभिक हैं। इनके संलयन से, यानी कि प्रोटॉन से जुड़ जाए, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन से जुड़ जाए, या न्यूट्रॉन से जुड़ जाए, या 1s3 भी हो सकता है, 1s3। इस तरह के हल्के नाभिक जो हैं
उनके संलयन से, वो जब तीव्र वेग से अत्यधिक ऊर्जा के साथ गति करते हुए एक दूसरे के अति निकट आएंगे तो आपस में जुड़कर एक नए नाभिक का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? एक नए नाभिक का। जैसे प्रोटॉन के संलयन से हीलियम नाभिक बन सकता है, 2He4 जो होता है हीलियम नाभिक है ये, तो हीलियम नाभिक का निर्माण हो सकता है। तो जब दो हल्के नाभिक एग्जाम्पल ये रहे, आपस में तीव्र वेग से एक दूसरे की ओर गति करते हुए जुड़कर एक नए भारी नाभिक का निर्माण करेंगे तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया में भी बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी। ये मैं पहले प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वक्र से समझा चुका हूँ कि जो मध्य वाले नाभिक होते हैं उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हल्के नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में काफ़ी डिफरेंस होता है। इसलिए जब हल्के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण करेंगे, जिसे मैंने पहले भी बताया था, ड्यूट्रॉन नाभिक जो होते हैं वो वक्र जो पढ़ाया था, इनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी होती है? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा समथिंग लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकाली थी। और जो हीलियम होता है 2He4 हीलियम नाभिक है ये, इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी होती है? लगभग 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह के नाभिक जब जुड़कर इस तरह के नाभिकों में चेंज होंगे तो काफ़ी सारा डिफरेंस होगा। ये तो एक की बात है, ज़रूरी नहीं है कि मिले 4, 10, 50 कितने भी मिल सकते हैं। एक मोल की बात करें बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। उनके संलयन से बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होगी। यानी जो विखंडन में ऊर्जा मुक्त होती है, जैसे 1 ग्राम यूरेनियम नाभिकों के विखंडन की तुलना 1 ग्राम प्रोटॉन या 1 ग्राम ड्यूट्रॉन नाभिकों के संलयन से करें तो तुलनात्मक रूप से 1 ग्राम प्रोटॉनों की ऊर्जा, प्रोटॉनों के संलयन से जो ऊर्जा मिलेगी वो 1 ग्राम यूरेनियम नाभिक के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा से कई गुना ज़्यादा होगी। यानी नाभिकीय विखंडन से भी ज़्यादा खतरनाक रूप से ऊर्जा मिलती है नाभिकीय संलयन में। तो इसलिए इसको नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया बहुत जटिल प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है, कठिन प्रोसेस है। तो कहाँ कैसे होगी वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है।